हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अलाभकारी संस्था क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ और आज के वीडियो में हम लोग अलाभकारी संस्था के क्या क्या विशेषताएं हैं इसको देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अलाभकारी संस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैंने बिहार एसटीईटी के लिए एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी हमारी अलाभकारी संस्था होती है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज सेवा करना। ठीक है, और इस संस्था के निर्माण के लिए जो पैसे हैं वह कहाँ से एकत्रित होते हैं, तो वह जो लोगों के द्वारा चंदा दिया जाता है या फिर जो सरकार के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है, समाज से कुछ सहायता राशि दी जाती है, तो यहाँ से चंदा इकट्ठा किया जाता है। और मैंने बताया था कि जब अलाभकारी संस्था का निर्माण होता है तो उसको अपने पास कुछ लेखे भी रखने पड़ते हैं, जैसे कि वह अपने पास क्या रखती है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रखती है। ठीक है, वह अपने पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है। यानी कि यह तीन जो स्टेटमेंट हैं उसको अपने पास रखने होते हैं। ठीक है, जो भी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपने पास रखने होते हैं। तो देखिए, अब हम इसकी विशेषता को देखते हैं। तो देखिए, यह संस्था किसी विशिष्ट उद्देश्य या समस्त जनता को, जैसे कि शिक्षण, ठीक है, व्यायामशाला, मनोरंजन, खेलकूद तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को जाति, धर्म, रंग को ध्यान दिए बिना सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी अलाभकारी संस्था होती है, यह किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म या फिर उनके साथ किसी भी भेदभाव किए बिना वह उसे सर्विस देती है। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए, जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल भी क्या है, एक अलाभकारी संस्था है, जहाँ पे हर जाति, हर धर्म, हर तरह के लोग वहाँ जाकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं को लागत के बिना या नाम मात्र की लागत पर उपलब्ध कराना है या न कि लाभ कमाना है। यानी कि जो अलाभकारी संस्था होती है, अब देखिए यहाँ पे जो भी अलाभकारी संस्था होती है वह बिना किसी लागत के, ठीक है, या फिर बहुत ही कम शुल्क पर वह लोगों को सेवाएं देती है। ठीक है, और जो भी उनसे थोड़ा शुल्क भी लिया जाता है तो वह उस संस्था के डेवलपमेंट के लिए हो सकता है कि बहुत ही नाम मात्र का शुल्क उन्हें चुकाना पड़े। ठीक है, इसका निर्माण जो समाज की तरह होता है और इनमें अनुदान करने वाले इसके सदस्य होते हैं। अब देखिए, जो अलाभकारी संस्था होता है उसके भी कुछ लोग सदस्य होते हैं और जो लोग उस संस्था के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं वही लोग उसका सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके कार्यों का प्रबंध सामान्यतः प्रबंधक तथा इसके चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी जो भी अलाभकारी संस्था है उनके जो कार्य हैं उनका प्रबंध जो अलाभकारी संस्था के सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इन संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, सदस्यों से अनुदान हो सकता है, दान हो सकता है, लोग अगर कुछ डोनेट करते हैं तो वह हो सकता है, या फिर अनुदान में सहायता हो सकता है, यानी सरकार के द्वारा कुछ सब्सिडी राशि हो सकती है, विनियोग से आय हो सकता है। ये संस्था के आय के मुख्य स्रोत होते हैं जिससे संस्था का संचालन का काम किया जाता है। ठीक है, इस संस्था द्वारा विभिन्न स्रोतों द्वारा बनाई गई निधि को पूंजी निधि या सामान्य निधि में जमा किया जाता है। अब देखिए, जो अलाभकारी संस्था होती है तो इस संस्था के जो भी पैसे होते हैं वह सामान्य निधि में, यानी कि एक जनरल फंड बना दिया जाता है और उसी में उस पैसों को रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे संस्था के डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि व्यय पर आय का अधिशेष के रूप में इसके सदस्यों के मध्य वितरित नहीं किया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि व्यय पर, यानी जितना राशि खर्च हुआ
ठीक है, और उससे आय अधिक हो गया, तो यह क्या होता है कि उसके सदस्यों के मध्य नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, वह संस्था के नाम से वह पैसा रहेगा और संस्था के डेवलपमेंट पे उसका खर्च होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अव्यापारिक संस्थाओं की प्रसिद्धि को सामाजिक कल्याण में उनके अंशदान के कारण उत्पन्न किया जाता है, न कि उनके ग्राहकों या मालिकों के संतोष के कारण। ठीक है, आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। उसके बाद है कि इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध लेखों की सूचनाओं से आशय है इनकी वर्तमान और मजबूत अंशदान के वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। यहाँ कहा जा रहा है कि इन संस्थाओं के जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है, और जब इनके अकाउंट बनाए जाते हैं और उसमें जो लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, उससे जो लोगों की यानी कि जिस उद्देश्य से संस्था का निर्माण किया गया है, तो अगर उनका जो भी लीगल नीड होगा उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गैर व्यापारिक संस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और मैंने इसको एनसीईआरटी बुक से ही लिया है, तो यहाँ से भी आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए। और अभी आप लोग का एग्जामिनेशन का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, बट हाँ आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग का जब भी एग्ज़ाम होगा तो 7वां चरण में ही होगा। ठीक है, तो आप लोग छोटे छोटे टॉपिक को पढ़िए, आप लोग को इससे एग्जामिनेशन में बहुत हद तक मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।